सभी को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी से अभी तक? आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड। तो कल के पीरियड में हमने सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेद के बारे में अध्ययन किया था। आज यहाँ पर हम जो पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है, सभी ने अपने पास पाठ्य पुस्तक रखना है। किताब निकालिए सभी। सभी के पास किताबें हैं, है ना? ओके, तो पहला पाठ देखिए, कविता है चांदनी रात। और चांदनी रात इस कविता के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, इस कविता के कवि है। तो सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखेंगे। अब मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म देखिए 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु देखिए 12 दिसंबर 1964। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। प्रमुख कृतियां देखिए, साकेत एक महाकाव्य है। साकेत क्या है? महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, यह खंड काव्य है। अभी जो मैंने नाम उच्चारण किए ये सारे क्या है? खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि प्रकार के नाटक भी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। अब पद्य संबंधी देखेंगे कि खंड काव्य किसे कहा जाता है। तो इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है, मतलब एक ही घटना के बारे में वहां पर बताया जाता है। विस्तृत में या सखोल ज्ञान एक ही घटना के बारे में वहां पर दिया जाता है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। जो प्रासंगिक कथाएं हैं इनको इसमें स्थान नहीं मिलता। इसमें खंड काव्य के इसमें तो प्रस्तुत अंश जो है पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रस्तुत जो यहाँ पर पद्यांश है यह किससे लिया गया है? पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। प्रकृति की जो प्रकृति का सुंदर वर्णन प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर बताया है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंधित अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी है। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है, मतलब कुछ भाग। पंचवटी जो खंड काव्य है उन्हीं इस काव्य में से एक कुछ लिया हुआ भाग, जिसे यहाँ पर क्या नाम है? चांदनी रात। ठीक है, आगे देखिए। इसमें उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है, अर्थात तो चांदनी रात का यहाँ पर वर्णन दिखाई देता है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। अभी सबसे पहले आप अपने अपने किताबों में ध्यान दीजिए। ये कविता किस प्रकार, कविता को मैं आपको सुर में गाकर बताने वाला हूं, तो सभी ने ध्यान से सुनना है तथा आप इसे याद करने की कोशिश करें। मतलब सुर में बताने के बाद आपको थोड़ा याद करने में बहुत आसानी जाएगी, इसीलिए ध्यान से सुनिए। सबका ध्यान अपने अपने किताबों में होना चाहिए और सभी वीडियो के साथ ज्वाइन कीजिए प्लीज। ओके, चांदनी रात पेज नंबर 1 देखिए, पहली कविता अपनी। अब ये कविता मैं आपको पढ़कर या गाकर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, नया रूप छलकाता है, नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, धीर वीर निर्भीक मना, धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धर्मो जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। ये हो गया कविता का पठन। मैंने आपको सुर में यहाँ पर बता दिया है, तो आप सभी कविता को याद करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक एक पंक्ति का विस्तार से अर्थ जानेंगे। सबसे पहले प्रथम जो 4 पंक्तियां है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु अर्थात यहाँ पर मैंने कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं। चारु यानी सुंदर, थल यानी भूमि, अवनी यानी धरती पृथ्वी, अंबर यानी आकाश। देखिए ये हो गए अंबर यानी आकाश। अभी इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार कवि
मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही, मतलब यह जो चंचल किरणें हैं यह खेल रही है। यह चांदनी रात का मनोहरी वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि यह सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। पृथ्वी से यानी धरती से, पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। धरती या आकाश तक यह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी यानी चंद्रमा का शीतल प्रकाश, यह रोशनी चारों दिशाओं में फैली हुई है, जिससे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई हो। मतलब यह स्वच्छ चांदनी का जो चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश है एक चादर के समान। अब असल में कोई चादर वहां पर फैलाकर बैठा है क्या या बिछी हुई है क्या, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक सफेद चादर वहां पर फैलाई गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे की पंक्तियां देखेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है। प्रकट करना, प्रकट पुलक यानी रोमांच, खुशी, शब्दार्थ सभी को दिखाई दे रहे हैं। पुलक यानी रोमांच, खुशी या आनंद कह सकते हैं। प्रकट करना यानी व्यक्त करना, प्रकट करना यानी व्यक्त करना। तृण यानी घास, तृण अर्थात घास। हरित यानी हरी, ओके। तरु यानी पेड़, तरु शब्द का अर्थ क्या है, पेड़। निस्तब्ध यानी शांत, चुपचाप। ऐसे हम एक एक शब्दों का भी अर्थ जानेंगे और उन पंक्तियों का भी अर्थ देखेंगे। अब देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार कि पृथ्वी हरी घास के तिनकों की नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। जो हरी घास के नोक है इनके माध्यम से पृथ्वी अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद यहाँ पर व्यक्त कर रही है। तिनकों के रूप में उसका रोमांचित होना दिखाई देता है, अर्थात तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक से पृथ्वी की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। यह जो हरी घास है, यह हरी घास के तिनकों की नोक है, उससे यह पृथ्वी की प्रसन्नता हमें दिखाई दे रही है। आगे देखिए, मंद सुगंधित वायु बह रही है। रात का वर्णन है, चांदनी रात का वर्णन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी रात में एक मंद सुगंधित वायु यहाँ पर बह रही है, जिसके कारण वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे हैं। आपको भी पता है, जब रात होती है तो रात में मंद वायु यानी हवा बहती रहती है, जिसके कारण वृक्ष भी ऐसे बहुत जोरों से नहीं, धीमी गति से वहां पर वृक्ष झूलते हैं या हिलते रहते हैं। तब ऐसा मालूम पड़ता है मानो सुंदर वातावरण को पाकर वृक्ष भी मस्ती में झूम रहे हैं। और यह सुंदर वातावरण को देखकर वृक्ष भी अपना आनंद या पेड़ भी अपना आनंद वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात उस हवा के साथ, उस मंद पवन के साथ वो भी झूम रहे हैं। तात्पर्य यह है कि सारी प्रकृति प्रसन्न दिखाई दे रही है। और इसी वातावरण को देखकर कवि आगे हमें बता रहे हैं कि पूरा वातावरण आनंदमय हो चुका है, क्योंकि यह सुंदर एक मनोहरी चांदनी रात का वर्णन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसके कारण पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, यह धरती का वातावरण प्रसन्न है, आनंदमय है, खुशी का वातावरण है। इसीलिए सारी प्रकृति कैसे दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, प्रसन्न दिखाई दे रही है। आगे की पंक्तियां देखेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अब यहाँ पर कुछ शब्द है, देखिए। निस्तब्ध यानी शांत, चुपचाप। निस्तब्ध यानी शांत, चुपचाप। गतिहीन मतलब वहां पर
किसी प्रकार की गति या एक्शन कृति नहीं हो रही है, गतिहीन। निशा यानी रात, रात्रि, निशा अर्थात रात या रात्रि। स्वच्छंद यानी मनमाना, स्व इच्छानुकूल आचरण करने वाला, मनमाने ढंग से काम करने वाला, उसे ही क्या कहेंगे हम? स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाला, जिसे मनमाना शब्द है। सुमंद यानी सुस्त, धीमी गति। सुमंद अर्थात सुस्त या धीमी गति। निरानंद यानी निराश, उदास। निरानंद का अर्थ क्या है? निराश, उदास, जिसे दुख या कष्ट पहुंचा हो, दुख होने के कारण, कष्ट पहुंचने के कारण जो उदास है, निराश बैठा है। अब ये पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। देखिए क्या कह रहे कवि मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से। निर्मल चांदनी की अनूठी छवि को देखकर कवि भी पुलकित है, मतलब इस चांदनी की अनूठी छवि अर्थात इस प्रतिमा को देखकर, इस दृश्य को देखकर कवि भी पुलकित है अर्थात आनंदित है। कवि भी क्या है? आनंदित है। रात एकदम गतिहीन हो गई है। रात में आप भी देखते हैं, रात होने के कारण सभी तरफ शांत वातावरण होता है, किसी प्रकार की आवाजें नहीं आती है, क्योंकि सभी के घरों की हलचल वहां पर थम जाती है, रुक जाती है। हम विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, जिसके कारण बाकी किसी प्रकार का शोर शराबा या दूसरी आवाज वहां पर नहीं आती है। एकदम शांत वातावरण रहता है रात का। इसीलिए रात एकदम कैसी हो गई है? गतिहीन, मतलब किसी प्रकार की कृति वहां पर नहीं हो रही है, ऐसा कवि बता रहे हैं। मानो वह ठहर कर चांदनी के अनोखे सौंदर्य को निहार रही है और रात मानो वह ठहर कर रुक कर चांदनी के अनूठे सौंदर्य को, यह चांदनी रात के अनूठे अनुपम सौंदर्य को निहार रही हो, ऐसा वहां पर लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। मंद गति से बहने वाली सुगंधित हवा बेरोक बहकर दसों दिशाओं को सुवासित कर रही है। अब ये मंद गति से बहने वाली, मतलब धीमी गति से बहने वाली यह सुगंधित हवा, सुगंधित वायु बेरोक, मतलब उसे कहीं पे भी रुकावट नहीं आ रही है। रात होने के कारण वातावरण एकदम शांत है और शांत होने के कारण उसे रुकावट नहीं है, इसीलिए मंद मतलब एकांत अपने अपने धुन में वह बहती हुई आगे बढ़ रही है और दसों दिशाओं को वह अपनी सुगंधित वायु से सुगंधित कर रही है, वातावरण को भी सुगंधित कर रही है। सर्वत्र आनंद छाया हुआ है, इसी कारण सर्वत्र आनंद छाया हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं कि जो आनंद से वंचित हो। बराबर। चांदनी रात का यहाँ पर सुंदर वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा यहाँ पर हम इस चांदनी रात कविता के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रात का वातावरण, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर यह वातावरण जो आनंद से वंचित हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि इस प्रकार हमें बता रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे की पंक्तियां सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, देखिए आगे की पंक्तियां सभी का ध्यान अपने अपने किताबों में होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और भाषा होने के कारण सभी के पास किताबों का होना आवश्यक है कि कौन सी पंक्तियां अभी अपनी चल रही है। देखिए आप इस पेज की अंतिम 4 पंक्तियां। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब यहाँ पर कुछ शब्द है, देखिए। नियति, नियति यानी भाग्य, किस्मत। नियति अर्थात भाग्य, किस्मत। नटी यानी सजी हुई, अभिनय करने वाली एक स्त्री कह सकते हैं, जिसे हम नटी कहते हैं। कार्यकलाप यानी गतिविधि। कार्यकलाप का अर्थ क्या है? गतिविधि या कार्य का विवरण भी हम उसे कह सकते हैं।
अब यह हो गया कठिन शब्दों के अर्थ। अब पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार कि अब कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि निर्मल चांदनी के सौंदर्य के प्रभाव से प्रकृति के सारे कार्य व्यापार रुक गए हैं, वातावरण शांत है। इसका मतलब ये नहीं है कि रात्रि के जो कार्य है वह बंद हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है प्रकृति के सारे कार्य व्यापार रुक गए हैं, ऐसा वहां पर प्रतीत नहीं होता। नियति अर्थात प्रकृति की गतिविधियां अब भी यथावत जारी है। प्रकृति की जो गतिविधियां हैं वो अब भी जारी है। वृक्ष धीमी गति से ऐसे झूम रहे हैं, मंद वायु बह रही है कि नहीं? हवा रुक गई है क्या कभी? हवा कभी भी रुकती नहीं है, वह अपनी धीमी गति हो या तेज गति हो उससे वह बह रही है। अब रात का वातावरण होने के कारण वह धीमी गति से मंद रूप से बह रही है, और इसी कारण प्रकृति की गतिविधियां रात होने के कारण भी अभी भी यथावत यानी नियमित रूप से वह जारी है, उसके कार्यकलाप। प्रकृति बड़े ही एकांत भाव से शांत और खामोश रहकर क्रियाशील है। अब प्रकृति यानी रात का वातावरण आप भी देखते हैं, रात हो जाने के कारण वातावरण एकदम शांत होता है, एकदम स्तब्ध होता है, लेकिन फिर भी प्रकृति के जो कार्यकलाप है, व्यापार है, वह जारी होते हैं, वह रुकते नहीं है। हम आराम करते हैं, इंसान या जानवर हो वो रुकते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट लेते हैं, क्योंकि शरीर दिन भर काम करने के कारण थक जाता है और रात आराम करने के लिए ही होती है। इसीलिए हम रात में सो जाते हैं और दिन में फिर से उठते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति के कार्य हम रुक जाते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं रुकती, उसके कार्यकलाप या गतिविधियां यथावत यानी नियमित रूप से चलती रहती है। वे हमें जब हम देखेंगे उठकर तभी हमें पता चलेगा। नींद में हमें समझ में आएगा कि ये अभी हम बस आंखें बंद करके सो गए हैं और हम इस रात, चांदनी रात का यह सुंदर दृश्य आंखें बंद करके देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, तो हमें उठकर यह दृश्य देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यह प्रकृति की गतिविधियां निरंतर चल रही है, यह हमें बता रहा है। उसके सारे क्रियाकलाप अविराम गति से चुपचाप संचालित हो रहे हैं। उसके सारे कार्य जो है, जो काम है, जो गतिविधियां हैं, वह निरंतर एकांत भाव से शांतमय वातावरण में वह यहाँ पर हो रहे हैं, वह अपनी तरह रुक नहीं गए। ठीक है, अब आगे की पंक्तियां देखेंगे हम। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब देखिए वसुंधरा, अब शब्दार्थ उनके अर्थ में आपको बताऊंगा। वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी। और कौन सा कंडीशन दूसरा है? देखिए रवि यानी सूरज, रवि अर्थात सूरज या सूर्य। ठीक है, इसमें दो ही कठिन शब्दार्थ लिखे। अभी हम इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे कि कवि यहाँ पर बता रहे कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अर्थ देखिए, सुखद चांदनी भरी रात के आगोश में जब संसार सो जाता है, चांदनी रात, रात हो जाने पर सभी पशु प्राणी सब अपने अपने घरों में या घरों में, पंछी अपने घोंसलों में और मनुष्य अपने अपने घरों में सो जाते हैं, बराबर। तब धरती ओस कणों के रूप में वनस्पतियों पर, हरी घास पर मोती के दाने बिखेर देती है, बराबर। जब सभी लोग शांत चुपचाप सो जाते हैं तभी यहाँ पर धरती ओस कणों के रूप में
ओसकण मतलब जाड़े के दिनों में या ठंड के दिनों में आपने भी देखा होगा सुबह सुबह हरी घास पर ऐसी बूंदें दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देता है वह वातावरण, वह चित्र या वह दृश्य। तो यह ओस कणों के रूप में वनस्पतियों पर मोती के दाने बिखेर देती है। कौन? धरती। प्रातः यानी जैसे ही सुबह हो जाती है या सुबह के 8, 7, 8 जो भी बजते हैं, तब सूर्य की किरणें जब इनके ऊपर पड़ती है, सूर्य अपने किरण करों से मतलब किरण रूपी हाथों से उन सभी ओस कणों को बटोर लेता है, उसको नष्ट कर देता है। उसकी किरणें उस पर जब पड़ती है तो वह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। होती है कि नहीं? जब सूरज निकल आता है सुबह के वातावरण में, तो यह जो भी उसकी बूंदें हैं, यह धूप के कारण, उसकी किरणों के कारण नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। सूर्य की किरणों के पड़ते ही ओस की बूंदें नष्ट हो जाती है। ये आपने भी देखा होगा, जब ठंड के दिनों में, ठंडी के मौसम में हरी घास पर, पेड़ के पत्तों पर यह बूंदें हमें दिखाई देती है, लेकिन जब सूरज निकल आता है या सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, तब वह बूंदें धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यह अगर चित्र आपको देखना है तो सुबह जल्दी उठकर यह चित्र देखना होगा, लेकिन अभी के वातावरण में नहीं। अभी हम गर्मी के मौसम से गुजर रहे हैं, समर सीजन है कि नहीं? धूप के दिन है, तो ऐसे मौसम में उसकी बूंदें वहां पर नहीं पड़ती है। तो ये आता है विंटर सीजन में, अर्थात ठंडी के दिनों में यह दृश्य हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए, तो यहाँ पर रात में यह सब बूंदें हरी घास पर, पेड़ के पत्तों पर, इधर उधर सब जगह मोतियों के समान बिखरी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, तो यह बूंदें तुरंत नष्ट हो जाती है। आगे देखिए, आगे की पंक्तियां इस प्रकार, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अब यहाँ पर विरामदायिनी शब्द है, यहाँ पर विरामदायिनी, विरामदायिनी शब्द आया है, तो उसका अर्थ है विश्राम देने वाली या आराम पहुंचाने वाली, विश्राम देने वाली या आराम पहुंचाने। ठीक है। उसके बाद तनु यानी दुबला पतला, दुबला पतला। छलकना शब्द का अर्थ है उमड़कर बाहर गिरना, जैसे आंखों से आंसू छलकते हैं, है कि नहीं? तो इसे क्या कहेंगे? छलकना। अब इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार, कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। देखिए, जब भी सुबह होती है, सवेरा होता है, तो यह बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य किसे सौंप जाता है? जो आराम देने वाली, विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है, उसके हवाले उन्हें वह कर देता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। चांद हमें दिन में दिखाई देता है क्या? चांदनी दिन में दिखाई देती है क्या? नहीं। उसे देखना है तो रात का इंतजार हमें करना ही पड़ेगा, वह दिन में नहीं दिखाई देते। तो यही देखिए, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है। मतलब रात का जो अंधेरा है, यह
गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है और अपने नए रूप में वह फिर से छलकने लगती है कि नहीं। तो यह कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि जो बटोरे हुए चांद तारे रूपी यह किसे सौंपता है, वह आराम देने वाली संध्या अर्थात रात के हवाले यह सभी चांद रूपी तारे सौंप जाता है। और जैसे ही वह रात होती है तो रात में ही वह हमें दिखाई देते हैं, दिन निकल आए तो वह हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम रुकेंगे। सभी को समझ में आया? अगर कुछ भी दिक्कत है, किसी पंक्तियों का भी अर्थ आपको समझ में नहीं आया, किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, तो हम मुझे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इसके जो नोट्स हैं, कविता आप सभी लोगों ने लिखनी है अपने नोटबुक में, अच्छे हस्ताक्षर में कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए तथा कल मैं आपका इस कविता का स्वाध्याय भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने वाला हूँ। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो यहाँ पर अभी हम रुकेंगे, बाकी की जो भी पंक्तियां बाकी है यह हम कल के पीरियड में देखेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया? आप हाथ ऊपर उठाकर मुझे बता सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर सभी को समझ में आया, अगर ध्यान दिया आप सभी ने, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, तो एक सूचना भी यहाँ पर कि आप जब भी ज्वाइन होते हैं तो आप अपना नाम तथा आप कौन से डिवीजन में है, डिवीजन तथा रोल नंबर वहां पर मेंशन करना आवश्यक है, तभी आपकी उपस्थिति अर्थात अटेंडेंस यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, और लास्ट तक पीरियड एक बार आपने लॉगिन किया तो अटेंडेंस होने तक आप, कुछ बच्चे यहाँ पर लॉगिन हो रहे हैं और जैसे ही अटेंडेंस ली जा रही है आप फिर से वहां पर रिमूव हो जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपने पीरियड लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद 40 मिनट तक आप सभी लोगों ने ज्वाइन ही रहना है विथ वीडियो, यानी वीडियो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी की हम चांदनी रात यह कविता देख रहे हैं। यहाँ पर समाप्त नहीं हुई, कुछ पंक्तियां बाकी है। अब समय होने के कारण यह हम कल के पीरियड में इसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम रुकेंगे। ओके, आई नहीं होगा।